अभी तक हम लोगों ने जिस चार्ज के बारे में पढ़ा था वो पॉइंट चार्ज था, ठीक है। यानी कि ऐसी चार्ज बॉडी जिसका साइज आसपास की बॉडीज के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है, उसको हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो पॉइंट चार्ज की बात अलग हो गई, ठीक है। अब स्पेसिफिकली आपसे बोला जाएगा चार्ज्ड बॉडी। तो जब पॉइंट चार्ज बोला जाता है तो दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है कि एक ऐसी चार्ज बॉडी जिसका साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा है उसे पॉइंट चार्ज कह दिया जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली चार्ज बॉडी कह दिया जाता है, पॉइंट चार्ज ना कह के चार्ज बॉडी कह दिया जाता है, तो दिमाग में ये एक मैसेज जाता है कि अब एक ऐसी चार्ज बॉडी के बारे में डिस्कशन है जिसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, मतलब उसको अब हम पॉइंट साइज का नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो अब हम लोगों की जो स्टडी है वो बढ़ेगी किसकी तरफ? ऐसी बॉडीज की तरफ जिनका साइज कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है और उनके ऊपर चार्ज भी होता है। मींस अब मैं एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करूंगा, चार्ज्ड बॉडी, ना कि पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज को साइड में कर लीजिए। अब आगे आपके पास चार्ज्ड बॉडी। चलिए, तो चार्ज बॉडी, अब बॉडी है कोई भी तो बनी बात है किसी ना किसी मटेरियल की होगी। तो बेसिकली मटेरियल हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं, एक है कंडक्टर और एक है इंसुलेटर, ठीक है। आइए एक करके देखते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं, दोज मटेरियल्स ऑन विच चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके सरफेस पे चार्ज होता है। मतलब आपने अगर बॉडी को चार्ज दिया, कंडक्टर को अगर चार्ज दिया तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, ठीक है। दोज मटेरियल्स ऑन विच चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, अंडरलाइन कर दिया। वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज पॉजिटिव दिया गया है कि नेगेटिव दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, मेटल पे अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि आपको याद आया कि मेटल्स और कंडक्टर्स एक ही बात होती है। लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन एक्सेट्रा, जो भी बेस्ट पॉसिबल कंडक्टर आपको लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दो फिगर दिखाए हुए हैं कि ये मटेरियल, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, अलग अलग शेप में है। शेप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही चार्ज के साइन से फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, लेकिन देखिए दोनों ही जो चार्ज हैं पॉजिटिव और निगेटिव कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सरफेस पे लाई कर रहे हैं। ये हो गया कंडक्टर या मेटल के बारे में। दूसरा मटेरियल होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर दोज मटेरियल इन विच चार्ज पेनिट्रेट इनसाइड द सरफेस, जिसमें चार्ज अंदर चला जाता है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही बात है, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक पे अंडरलाइन क्यों कर दिया? क्योंकि इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक सेम बात होती है। लाइक्स, क्ले, वुड, माइका एक्सेट्रा, ठीक है। आई बात समझ में? एग्जांपल के तौर पे हमने दो शेप दिखा दी है, हमें दो बॉडीज दिखा दी है। ये भी एक डाइलेक्ट्रिक बॉडी, ये भी डाइलेक्ट्रिक बॉडी। इसको प्लस क्यू चार्ज दिया था तो देखिए सरफेस पे चार्ज अब नहीं है, पूरा चार्ज अंदर है। इसको नेगेटिव दिया था तो ये पूरा चार्ज अंदर है, सरफेस पे नहीं है। समझ रहे हैं ना? कंडक्टर होगा तो अंदर चार्ज नहीं शो कर सकते और इंसुलेटर होगा तो बाहर चार्ज नहीं शो कर सकते। चलिए, अब तक तो हमने ये देख लिया कि कंडक्टर होता है तो चार्ज सरफेस पे फैलता है और अगर इंसुलेटर होता है तो चार्ज सरफेस के अंदर घुस जाता है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि चार्ज आखिर कंडक्टर है या इंसुलेटर है, जो कुछ भी है, फैलता कैसे है, ठीक है। तो पढ़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ बॉडी ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइजेस। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट में समझे, मतलब कुल मिला के हम पॉइंट साइज की बॉडी को छोड़ के बाकी कितनी भी बड़ी बॉडी हो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ बॉडी ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइज तीन तरीके से होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्टार लगा के मैंने एनआईसी लिख दिया है, नॉट इन कोर्स, ठीक है। लेकिन ये पढ़ना उनके लिए है जिनको अपना आईआईटी जेईई के लिए या इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए कंपटीशन में जाना है, उनके लिए। बाकी यही केवल दो एकेडमिक में रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता चल रहा है कि चार्ज लीनियरली फैलेगा। तो ऐसी बॉडी जिसमें लीनियर ऑप्शन ही हो केवल, उसी में लीनियरली फैल जाएगा। मतलब उसमें एरिया ना हो, वॉल्यूम ना हो, केवल लेंथ ही लेंथ हो। तो ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है एक वेरी थिन वायर। अगर एक बहुत पतला वायर होगा तो उसमें एरिया नहीं होगा, सरफेस एरिया नहीं होगा, ना ही उसमें वॉल्यूम होगा। और जब आप उसको चार्ज देंगे तो सिर्फ कहाँ फैलेगा? उसकी लेंथ पे। तो अगर ये एक थिन वायर है
चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग कुछ भी बोला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थिन वायर है तो चार्ज हमेशा सरफेस पे आएगा। ठीक है, तो मान लिया Q चार्ज फैला है और लेंथ कितनी है L है। इसके बारे में नीचे जो लिखा है इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। बात आगे समझ में। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज लीनियरली फैलता है यानी किसी ऐसी चीज में फैलता है जिसमें केवल लेंथ का ही ऑप्शन हो, चाहे वो किसी मटेरियल की बनी हो। ठीक है, जैसे कि एक थिन वायर होता है, तो इस तरीके से जब चार्ज फैलता है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही समझ में आ रहा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज कहां फैलेगा? सरफेस पे। किस पे चार्ज सरफेस पे फैलता है? कंडक्टर पे। ठीक है, यानी मेटल पे। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टिंग थिक बॉडी है। लगने को तो आपको ये स्फीयर भी लग सकता है, सर्किल भी लग सकता है, इसलिए मैंने क्लियरली लिख दिया है कि ये एक कंडक्टिंग थिक बॉडी है, मतलब कंडक्टिंग मटेरियल है और ये थिक है। ठीक है, थिक है। ओके, मतलब ये सॉलिड है एक तरीके से। तो जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहां फैलेगा? इसके सरफेस पे, क्योंकि हम जानते हैं कि कंडक्टर्स पे चार्ज जब दिया जाता है तो कहां फैलता है? सरफेस पे फैलता है। तो Q चार्ज दिया है, A सरफेस एरिया पे फैल गया है, तो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कंडक्टर्स पे ही लगेगा। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही समझ में आ गया होगा, चार्ज अब वॉल्यूम में घुस जाएगा यानी बॉडी के अंदर घुस जाएगा। तो हमने माना कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ये एक इंसुलेटिंग थिक बॉडी है। क्यों इंसुलेटिंग है? क्योंकि भैया इंसुलेटर के अंदर ही चार्ज पेनिट्रेट करता है, मैंने आपको पढ़ाया था। इंसुलेटर के अंदर ही चार्ज पेनिट्रेट करता है, इस वजह से ये अगर इंसुलेटिंग थिक बॉडी है तो जब मैंने Q चार्ज दिया तो चार्ज देखिए पूरा का पूरा अंदर आ गया। तो कहां फैल गया? V वॉल्यूम में फैल गया। समझ में आ गया? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज लेंथ में फैलता है, मटेरियल कोई भी हो। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज सरफेस के ऊपर फैलता है, इस केस में मटेरियल कंडक्टर होना चाहिए। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज वॉल्यूम के अंदर फैलता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, इस केस में इंसुलेटर ही होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हर केस में एक चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करी जाती है। चार्ज डेंसिटी बेसिकली आप एक रफ आइडिया समझिए। ठीक है, कोई डेफिनेशन तो पूछता नहीं है। चार्ज डेंसिटी से ये पता लगता है कि कितना घना चार्ज बॉडी के ऊपर है। मतलब अगर चार्ज डेंसिटी हाई है तो इसका मतलब ये रहेगा कि बॉडी के ऊपर चार्ज उतने ही एरिया में ज्यादा है। अगर चार्ज डेंसिटी कम है, ठीक है, तो उतनी ही जगह पे, ठीक है, चार्ज कम रहेगा। बहुत सिंपल सी बात। चार्ज डेंसिटी ज्यादा यानी चार्ज वहां पे ज्यादा आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम यानी चार्ज वहां पे कम है। सिंपल सी बात है। अब चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार से कैलकुलेट होती है इन तीन केसेस के हिसाब से। इस केस में जो चार्ज डेंसिटी बोली जाती है उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस केस में जो चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट होती है उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस केस में चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट होती है उसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में? और बहुत सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला सिंबल होता है लैम्डा। बहुत सिंपल फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। जितना समझा रहा हूं सिर्फ ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी अगल बगल क्या लिखा है मैं सब बताऊंगा आपको। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन L, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा। इसका फार्मूला क्या हो गया? Q अपॉन A। यहाँ पे क्या था? Q अपॉन L, यहाँ पे होगा Q अपॉन A, यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस केस में आ जाइए, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है रो। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आई बात समझ में? फिर आ जाइए यहाँ से शुरुआत से, ठीक है। तो इस केस में देखिए, अगर आपको लैम्डा का यूनिट चाहिए तो चार्ज का कूलम होता है, L का मीटर हो गया, लेंथ का मीटर, तो कूलम पर मीटर SI यूनिट का हो गया किसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, ये सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो गया। ठीक है, चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब किसका? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो गया। और आ गया ये, फिर से आइए, ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर में स्केलर को डिवाइड करने से स्केलर आएगा। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर को स्केलर में डिवाइड करेंगे तो सिग्मा भी स्केलर आएगा। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर को स्केलर में डिवाइड करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी एक स्केलर आएगा। और सुनिए, फिर आइए बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले बता रखी है कि स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में चार्ज का साइन हमेशा रखा जाता है। ठीक, स्केलर क्वांटिटी फॉर्मूले में चार्ज का साइन हमेशा रखा जाता है। तो लैम्डा है स्केलर, तो Q की वैल्यू विद साइन रखी जाएगी। सिग्मा है स्केलर,
Q की वैल्यू विद साइन रखी जाएगी। रो है स्केलर, Q की वैल्यू विद साइन रखी जाएगी। और आगे देखिए, जब आप चार्ज की वैल्यू को विद साइन रखोगे तो ऑब्वियसली अगर आपने प्लस रखा तो इसका आंसर भी प्लस में आएगा, अगर आपने माइनस रखा तो इसका आंसर ही माइनस में आएगा। यानी लैम्डा की वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लैम्डा भी प्लस माइनस में आ सकता है। वही चीज यहाँ है कि जब आप Q की वैल्यू को विद साइन रखेंगे तो प्लस रखेंगे तो सिग्मा भी प्लस आएगा, और ये माइनस रखेंगे तो सिग्मा भी माइनस आएगा, तो ये भी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यही चीज यहाँ पे जब इसको भी आप विद साइन रखोगे, देखो मैंने लिखा है विद साइन, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू भी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, एक बात और लास्टली इसी फ्लो चार्ट में और बताना चाहता हूं, सिंपल सी बात है, अगर आप छोटा सा दिमाग लगाइए कि इसी फॉर्मूले में आपको लैम्डा दे दिया जाए और Q का वैल्यू निकालना हो, ठीक है, यानी इन शॉर्ट मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L, तो ये स्केलर, तो ये भी कितना आ जाएगा स्केलर, यानी कि अब ये स्केलर क्वांटिटी का फॉर्मूला बन गया। तो स्केलर क्वांटिटी में ये भी एक प्रकार से चार्ज ही है, भले ही चार्ज डेंसिटी है तो क्या होगा, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको लैम्डा दिया है Q निकालना है, या इसमें सिग्मा दिया है Q निकालना है, या इसमें रो दिया है Q निकालना है, तो आप इस लैम्डा की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू, रो की वैल्यू भी कैसे रखेंगे विद साइन। क्यों? क्योंकि फैक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में चार्ज की वैल्यू हमेशा विद साइन रखी जाती है। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे इसको इससे और मैच किए दे रहा हूं, ठीक है, यानी लैम्डा और Q दो में से कोई भी आपको एक निकालना और एक दिया हो, ठीक है, तो जो दिया है उसकी वैल्यू आप विद साइन रखेंगे। ऐसे यहाँ पे कर दे रहा हूं, ठीक है, सिग्मा और Q, अगर Q निकालना है, सिग्मा दिया है तो चाहे प्लस में दिया हो चाहे माइनस में दिया हो, आप उसकी वैल्यू विद साइन रखेंगे तो Q की वैल्यू भी उसी साइन के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, इसको मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, तो रो की वैल्यू जो है वो भी विद साइन रखी जाएगी अगर आपको Q निकालना है तो। अंडरस्टूड? मतलब ये है कि तीनों फॉर्मूले में चाहे इसमें लैम्डा और Q हो तो आपको जो भी एक चीज गिवन होगी वो विद साइन प्लेस करी जाएगी, दूसरी ऑटोमेटिकली अपने प्रॉपर साइन के साथ जो आनी होगी आ जाएगी, ठीक है। सिग्मा और Q में दो में से एक की वैल्यू दी जाएगी, जो दी जाएगी उसको प्रॉपर साइन के साथ रखेंगे, दूसरे का आंसर उस प्रॉपरली उसी साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। रो और Q में भी यही करेंगे, अगर दो में से एक की वैल्यू दी हुई तो विद साइन रखेंगे, दूसरे वाले की जो वैल्यू होगी वो प्रॉपरली साइन के साथ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ भैया हमारे देवियों एंड सज्जनों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए ये दो ऐसे नोट में मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं जो अक्सर बुक में नहीं लिखे होते हैं। ये जब रेगुलरली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब ये सारी बातें पता चलती हैं, तो मैंने आपके लिए पक्का पकाया रख दिया है, खा लो, ठीक है। नोट में दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि अ चार्ज्ड बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म शेप इज ऑलवेज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो अक्सर आपको सुनने में आएगा, बार बार ये शब्द सुनने को मिलेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी। तो क्या होती है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी? तो नाम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी ऐसी चार्ज बॉडी होती है जिसमें चार्ज हर जगह एक जैसा फैला हुआ होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कहीं पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो गया, कहीं कम इकट्ठा हो गया, इस तरीके से, मतलब कहीं पे ज्यादा डेंसिटी हो गई चार्ज की, कहीं कम डेंसिटी हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें चार्ज हर जगह पे एकदम एक जैसा फैला हुआ, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब सवाल उठता है ऐसी बॉडी होती कौन सी है? तो भैया जिसका शेप ही यूनिफॉर्म होता है जिस बॉडी का, उसमें चार्ज भी यूनिफॉर्मली फैलेगा। नहीं समझे? मतलब जैसे मान लो स्फीयर है, स्फीयर एकदम चारों तरफ से बिल्कुल बराबर है, एकदम ना कहीं से दबा है ना कहीं पिचका है, बिल्कुल एकदम बराबर है। आपने चार्ज दिया, मेटल है मान लो, मेटलिक स्फीयर है, चार्ज दिया तो चार्ज क्या होगा, चारों तरफ यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें कहीं ऐसा नहीं होगा कि, मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है कि तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा हाँ भाई ये चार्ज उठा के यहाँ रख दिया, ये चार्ज उठा के यहाँ रख दिया, नहीं। चार्ज जब आप देंगे बॉडी को तो जितना भी चार्ज है वो इक्वली शेयर हो जाएगा हर पार्ट में बराबर बराबर। इस तरीके से बॉडी बन जाती है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी। मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी बनाने के लिए तुमको कोई एफर्ट नहीं करना है, बस बॉडी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। जैसे ही यूनिफॉर्म बॉडी के ऊपर तुम चार्ज दोगे, चार्ज ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली फैल जाएगा और तब उस बॉडी का नाम हो जाएगा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी। देखिए, अ चार्ज बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म शेप इज ऑलवेज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी। फॉर एग्जांपल, यूनिफॉर्मली चार्ज मेटालिक स्फीयर लिखा है मान लीजिए,
तो यूनिफॉर्मली चार्ज मेटालिक स्फीयर, मतलब ये देखिए यूनिफॉर्म स्फीयर बनाया मैंने, कोशिश करी यूनिफॉर्म बनाने की, ठीक है। मेटालिक है तो चार्ज बाहर रहेगा, चार्ज है तो हमने चार्ज देखिए शो कर दिया। तो यूनिफॉर्मली बिल्कुल मैंने कोशिश करी है कि चारों तरफ एक जैसा आपको बना के दिखाऊं। आई बात समझ में? यानी यूनिफॉर्म शेप की बॉडी को जब चार्ज देते हैं तो चार्ज ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस प्रकार की बॉडी को यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 है ये, यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी में आपको कभी कभी कैलकुलेशन करने को मिलती है, तो आपको मैं कुछ कंडीशन बता देता हूं। अगर बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज है तो जिस तरीके की बॉडी होगी उस तरीके की मैथमेटिकल कंडीशन भी यूज में आ सकती है। जैसा कि मैं आपको अभी कुछ देर बाद कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, थोड़े दिल दहलाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी कौन सी वाली है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, यानी वायर वाला केस है। तो ऐसे केस में लैम्डा यानी Q/L की वैल्यू कांस्टेंट लेनी है, ठीक है, समझ गए ना। Q/L इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब Q1/L1 बराबर Q2/L2 वैसे लिखा जा सकता है। हाँ, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है लेकिन चार्ज कैसा फैला हुआ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी मेटल वाला केस है, याद करिए थिक मेटल केस है ना। तो उस सिचुएशन में सिग्मा की वैल्यू या Q/A की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब Q1/A1 इक्वल टू Q2/A2। और अगर चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी है लेकिन कौन सा केस है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भाई साहब ये वाला अपने कोर्स में नहीं है, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन के लिए हम बता दे रहे हैं कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस अगर है तो उस सिचुएशन में रो की वैल्यू या Q/V की वैल्यू हम कांस्टेंट ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ आपको इसमें पसीना पानी की जरूरत है, बहुत आसान है, ठीक है। लीनियर वाला है तो ये कांस्टेंट, सरफेस वाला है तो ये कांस्टेंट, वॉल्यूम वाला है तो ये कांस्टेंट, बहुत इजी है, ठीक है। यानी इसको क्या ले सकते हैं, Q1/V1 इक्वल टू Q2/V2।